24 दिसंबर 1999 का दिन था। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने एक आम दिन की तरह टेक ऑफ किया। फ्लाइट में 176 पैसेंजर सवार थे। कुछ हनीमून से वापस आ रहे थे, कुछ नए साल से पहले घर पहुंचने की खुशी में थे। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक बादलों के बीच केबिन के अंदर से एक चीख गूंजती है और फिर कुछ ही पलों में फ्लाइट का रास्ता बदल दिया जाता है। यह सिर्फ एक प्लेन हाईजैक नहीं था, यह भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर सबसे बड़ा हमला था। अगले 7 दिन तक 176 परिवारों के साथ पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हमारे लोग जिंदा वापस आएंगे? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उन काले पन्नों को पलटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ने उस टाइम पर जो फैसला लिया, क्या वो सही फैसला था? आखिर क्यों भारत को 3 खतरनाक आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ा? क्या ये हमारी स्ट्रैटेजिक हार थी या फिर उन 176 जिंदगियों को बचाने की मजबूरी? तो चलिए उन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर की उस शाम से। घड़ी में 3:55 हो रहे थे जब काठमांडू से IC-814 ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। उस समय प्लेन में 176 पैसेंजर्स के साथ साथ 11 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब लोग बड़े खुश थे कि कुछ ही देर में वो अपने घर पर होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे फैमिलीज के साथ में। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 40 मिनट के बाद जब प्लेन इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, अचानक से कैबिन में अफरा तफरी मच गई। 5 लोग अपने सीट से एकदम से खड़े हुए। उन लोगों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और उनके हाथ में चाकू और ग्रेनेड जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स थे। ये हाईजैकर्स एक दूसरे को अजीब नामों से बुला रहे थे, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। इनमें से एक हाईजैकर सीधा कॉकपिट में घुसा और कैप्टन देवी शरण की गर्दन पर उसने चाकू रख दी। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्लेन हाईजैक हो चुका है, इसे तुरंत वेस्ट की तरफ घुमा लो, सबको लाहौर ले चलो। कैप्टन ने उस हाईजैकर को समझाने की बहुत कोशिश की कि प्लेन में फ्यूल कम है, हम लाहौर तक नहीं जा सकते, लेकिन हाईजैकर्स नहीं माने। जिसके बाद कैप्टन ने हिम्मत दिखाते हुए दिल्ली ATC को हाईजैक का सीक्रेट सिग्नल भेज दिया और फिर कुछ ही पलों में ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। दिल्ली में तुरंत भारत सरकार की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई। अब नेशनल सिक्योरिटी और पैसेंजर्स की सेफ्टी अब सरकार के फैसलों पर डिपेंड कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आसमान में फ्यूल तेजी से कम हो रहा था, यानी कि हर गुजरता मिनट सिचुएशन को और क्रिटिकल बना रहा था। और फिर एक वक्त आखिरकार ऐसा आ ही गया जब पायलट ने हाईजैकर्स को सीधे सीधे वार्निंग दे दी कि देखो, अगर अभी लैंडिंग नहीं हुई तो प्लेन क्रैश हो सकता है। और मजबूरन शाम के 7 बजे हाईजैकर्स को IC-814 को अमृतसर में लैंड करना पड़ा। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब भारत इस हाईजैक को खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लेन लगभग 45 मिनट तक अमृतसर में खड़ा रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली में अभी भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, जबकि लोकल पुलिस उनसे बार बार इजाजत मांग रही थी कि प्लेन के टायर्स बर्स्ट कर दिए जाएं। लेकिन दिल्ली में बैठी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कोई फैसला ही नहीं ले पा रही थी। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि उस दिन कोऑर्डिनेशन की भी बहुत बड़ी कमी हुई थी, यानी कि NSG कमांडोज को जल्द से जल्द अमृतसर भेजने का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया था। इवन उनका प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर ही फंस गया था, जिससे वो वक्त पर अमृतसर पहुंच ही नहीं पाए। और देखिए, हद तो तब हो गई जब एयरपोर्ट पर एक फ्यूल टैंकर को प्लेन के रास्ते में खड़ा करने की कोशिश की गई ताकि प्लेन उड़ान न भर सके। लेकिन टैंकर को प्लेन के इतने करीब देखकर हाईजैकर साफ तौर पे समझ गए कि भारत सरकार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। गुस्से में आकर हाईजैकर्स ने एक मासूम पैसेंजर रुपिन कटियाल पर चाकुओं से हमला कर दिया। हाईजैकर्स ने पायलट को भी धमकी दी कि अभी तुरंत प्लेन उड़ाओ, नहीं तो हम सबको मार देंगे। और दोस्तों, यहाँ भारत सरकार की वेट एंड वॉच पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बिना फ्यूल भरे मौत के डर से कैप्टन ने प्लेन को अमृतसर से उड़ा लिया, यानी कि भारत के हाथ से उन्हें रोकने का सबसे बड़ा मौका निकल चुका था। उस रात अमृतसर की वो 45 मिनट की चुप्पी भारत के इतिहास का सबसे भारी पल बन चुकी थी। एक्सपर्ट्स आज भी ये सवाल पूछते हैं
कि अगर उस दिन अमृतसर में टैंकर्स ने सही वक्त पर रास्ता रोक लिया होता या एनएसजी के कमांडोज वहां वक्त पर पहुंच गए होते तो क्या रुपिन कटियाल की जान बच सकती थी। खैर, अमृतसर से उड़ने के बाद प्लेन पाकिस्तान के लाहौर पहुंचा। शुरुआत में पाकिस्तान ने लैंडिंग से साफ साफ मना कर दिया और रनवे की लाइट्स तक बंद कर दी गई थी। जब फ्यूल खत्म होने लगा और पायलट ने क्रैश की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तब जाकर लैंडिंग अलाउ हुई और रीफ्यूलिंग के बाद प्लेन रात के अंधेरे में दुबई की तरफ निकल पड़ा। 25 दिसंबर की सुबह क्रिसमस का दिन था, लेकिन IC-814 के पैसेंजर्स के लिए ये सबसे काली सुबह थी। दुबई में लैंडिंग के बाद एक उम्मीद तो जागी। हाईजैकर्स ने 27 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। लेकिन इसी दौरान प्लेन से एक ऐसी लाश उतारी गई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, और वो लाश थी रुपिन कटियाल की, एक नया शादीशुदा लड़का जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहा था। हाईजैकर्स ने उस पर चाकुओं से इतनी बेरहमी से हमला किया था कि उन्होंने दुबई पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। रुपिन की मौत ने इस क्राइसिस को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया। इधर सरकार पर प्रेशर अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गई थी कि हाईजैकर सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, वो खून भी बहा रहे हैं। 25 दिसंबर की दोपहर प्लेन अफगानिस्तान के कंधार में लैंड करता है। उस वक्त वहां तालिबान का राज था। तालिबान के लड़ाकों ने एयरपोर्ट को घेर लिया, लेकिन उनका रवैया बहुत अजीब था। वो ना तो हाईजैकर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे थे और ना ही इंडिया को अपनी आर्मी भेजने की परमिशन दे रहे थे। इंडिया के लिए ये एक धर्म संकट जैसा था, क्योंकि ये पराई धरती थी और हमारे हाथ बंधे हुए थे। प्लेन के बाहर तालिबान के टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स खड़े थे, जो दुनिया को दिखा रहे थे कि वो सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हाईजैकर्स को ढाल दे रहे थे। प्लेन के अंदर की हालत नरक से भी बदतर थी। 176 लोग एक डब्बे में बंद थे, कैदी की तरह। यहाँ ना सही से खाना और ना सही से पानी मिल रहा था। कैबिन में गर्मी और डर की वजह से लोगों का दम घुट रहा था। हर बीतता मिनट एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसा था। एक तरफ कांधार की तपती धूप थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर पैसेंजर्स के परिवार प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोगों का गुस्सा और दर्द टीवी स्क्रीन्स के जरिए घर घर तक पहुंच रहा था और सरकार के एक्शन को साफ साफ दिखा रहा था। आखिरकार कांधार की उस जमीन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हाईजैकर्स ने शुरुआत में 36 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन की मांग की, लेकिन लंबी बहस और बातचीत के बाद आखिरकार सिर्फ उन 3 लोगों के नाम पर आकर बात रुक गई, जिन्होंने बाद में भारत की सुरक्षा के लिए काफी बड़ी परेशानियां पैदा की। सबसे पहला और खतरनाक नाम था मौलाना मसूद अजहर। ये सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, बल्कि अपनी बातों से लोगों को भड़काने में बड़ा माहिर आदमी है ये। मसूद अजहर को 1994 में कश्मीर में पकड़ा गया था। उसे छुड़ाने के लिए पहले भी कई कोशिशें हुई, लेकिन IC-814 को हाईजैक उसके लिए जैकपॉट साबित हुआ। रिहा होने के तुरंत बाद उसने पाकिस्तान जाकर जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन बनाया। वही संगठन जिसने 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर हमला किया और 2019 में पुलवामा का वो दर्दनाक हमला किया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। दूसरा नाम था अहमद उमर शहीद शेख का। ये कोई आम क्रिमिनल नहीं था, बल्कि किडनैप करने का एक्सपर्ट आदमी था ये। रिहा होने के कुछ ही साल बाद उसने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का बेरहमी से कत्ल किया और दुनिया के बड़े आतंकवादी हमलों में इसका नाम आया। तीसरा नाम था मुश्ताक अहमद जरगर। ये कश्मीर में दहशत का दूसरा नाम था। इसकी रिहाई ने कश्मीर में आतंकवाद की आग को फिर से हवा दे दी। भारत के लिए ये सिर्फ 3 कैदी नहीं थे, बल्कि ये आतंकवाद के सबसे बड़े चेहरे थे। इन्हें कांधार ले जाकर छोड़ना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सच तो यह है कि उस दिन हमने 176 जिंदगियां तो बचा ली, लेकिन मसूद अजहर जैसे सांप को आजाद करके हमने आने वाले 20 सालों के लिए अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। 7 दिन तक चली खौफनाक कहानी का अंत 31 दिसंबर 1999 को हुआ। सरकार ने फैसला किया कि इन 3 आतंकवादियों को आखिरकार छोड़ दिया जाएगा। भारत के फॉरेन मिनिस्टर खुद उन्हें ले जाकर कांधार पहुंचे और उन्हें हाईजैकर्स के हवाले किया। इसके बाद सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया और प्लेन भारत वापस आया। पूरे देश ने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन नेताओं और अफसरों के बीच एक बहस शुरू हो गई। अमृतसर वाले किस्से को लेकर आज भी सवाल उठते हैं।
कई बड़े अफसर्स ने बाद में कहा कि अगर सब मिलकर सही फैसला लेते तो प्लेन को वहीं रोका जा सकता था। कुछ लोगों का यह तक मानना है कि खतरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए रिस्क नहीं लिया गया। अब राय भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक बात तो साफ थी कि इस इंसिडेंट ने भारत को अंदर तक हिला के रख दिया। आज हम एयरपोर्ट्स पर जो इतनी सख्त चेकिंग देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही IC-814 का हादसा था। इसके बाद एयरपोर्ट का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बदला गया। फ्लाइट्स में स्काई मार्शल्स यानी कि सफेद कपड़ों में कमांडोज के डिप्लॉयमेंट शुरू हुई और हाईजैकिंग से जुड़े कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाया गया। IC-814 कांधार हाईजैक एक ऐसा किस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि एक लीडर के लिए फैसला लेना कितना मुश्किल होता है। 176 लोग अपने घर लौट आए, लेकिन रुपिन कटियाल कभी वापस नहीं आए। 3 आतंकवादी आजाद हुए और उनमें से एक ने आगे चलकर भारत को गहरा नुकसान पहुंचाया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल वही खड़ा होता है, क्या उस वक्त सरकार के पास कोई और रास्ता था? क्या अमृतसर में कोई सख्त कदम उठाया जा सकता था, या फिर जो फैसला लिया गया वही सबसे सही फैसला था? ये कहानी हमें सिखाती है कि ऐसे मुश्किल वक्त के लिए हर फैसले का असर आने वाले कई सालों तक रहता है। एक तरफ लोगों की जान बचानी थी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का सवाल था। अगर आप उस वक्त फैसला लेने वाली जगह पर होते तो क्या करते? क्या आप 176 लोगों की जान बचाने के लिए उन आतंकवादियों को रिहा करते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑन हिंदी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।